BGG-CT 131 फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी को हिंदी में हम भौतिक भूगोल कहते हैं। आज हम इसका यूनिट नंबर 3 का अध्ययन करेंगे और इसका नाम है पृथ्वी का आंतरिक भाग, संरचना और संयोजन। आंतरिक भाग की चर्चा करेंगे और आंतरिक भाग की संरचना और आंतरिक भाग का संयोजन। इस इकाई के उद्देश्य क्या हैं? इस इकाई को पढ़ने के बाद आप मौलिक संकल्पनाओं जैसे पृथ्वी एक ठोस पिंड के रूप में, पृथ्वी का आंतरिक भाग, शैल चक्र के साथ ही परतों और अशांतताओं इत्यादि विषयों का वर्णन कर सकेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग की तापीय और भौतिक अवस्था की व्याख्या कर सकेंगे। विभिन्न भूवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित की गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा सकेंगे और भूकंप विज्ञान और पृथ्वी के आंतरिक भाग की संकल्पना को परिभाषित कर सकेंगे। इस इकाई के ये हमारे उद्देश्य हैं। तो शुरू करते हैं। मौलिक संकल्पनाएं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मौलिक संकल्पनाएं हम किसे कहते हैं। मौलिक संकल्पनाएं किसी भी विषय की या फिर किसी भी टॉपिक की बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम मौलिक संकल्पनाओं को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर हमें उस टॉपिक को पढ़ने में, उस टॉपिक को समझने में या उस विषय को अच्छे से अध्ययन करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो मौलिक संकल्पनाओं में पहली संकल्पना है एक ठोस पिंड के रूप में पृथ्वी और पृथ्वी का आंतरिक भाग। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो ठोस के रूप में क्यों है, या जो हमारी पृथ्वी है वो ठोस के रूप में क्यों है। तो जो हमारी पृथ्वी है इसका निर्माण जो है वो शैलों से हुआ है। और जो हमारी पृथ्वी है उसकी 3 परतें होती हैं। जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको भूपरपटी कहते हैं, उससे निचली परत को प्रावार कहते हैं और उससे निचली परत को हम क्रोड कहते हैं। तो इन तीनों परतों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भूपरपटी कितने प्रकार की होती है, भूपरपटी का घनत्व क्या होता है, भूपरपटी का तापमान कितना होता है, भूपरपटी की मोटाई कितनी होती है। इसी प्रकार प्रावार और क्रोड के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और भूकंप विज्ञान हम किसे कहते हैं, भूकंप विज्ञान का अर्थ क्या है, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ये टॉपिक है हमारा शैल चक्र। शैल चक्र का अर्थ क्या है? शैल चक्र को आप समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारी ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी से लावा और मैग्मा हमारे बाहर निकलते हैं। ये लावा और मैग्मा ठोसीकरण की प्रक्रिया के तुरंत पश्चात आग्नेय शैलों में गठित हो जाते हैं। और जो ये आग्नेय शैल होती हैं वो पृथ्वी की सतह पर अपक्षयण और अपरदन के कारकों के सम्मुख अनावृत हो जाते हैं। अर्थात जो ये हमारी आग्नेय शैल होती हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े समुद्र के बहाव, नदियों के बहाव या फिर वायु के कारण समुद्रों में पहुंच जाते हैं और समुद्रों या महासागरों में पहुंचकर ये कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी पूरे चक्र को हम शैल चक्र कहते हैं। शैल चक्र जैसे कि कार्बन चक्र, पोषक चक्र या जल चक्र, इन्हीं की तरह हमारा एक चक्र होता है।
आगे जो आप इसमें देखेंगे परतें और अशांतताएं, जो हमारी पृथ्वी है उसकी कितनी परतें होती हैं ये भी हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है शैल चक्र की संकल्पना को समझाइए, तो इसका उत्तर हम देंगे। अभी हमने शैल चक्र को हमने समझाया था। पृथ्वी के आंतरिक भाग की तापीय और भौतिक अवस्था, जो हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसका ताप कितना होता है और उसकी जो भौतिक अवस्था है वो क्या है। अगर हम तापमान की बात करें तो जो तापमान होता है हमारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। इस दर से तापमान के बढ़ने से पृथ्वी की किरोड़ परत का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्रमाणित होने की उम्मीद की जाती है। अगर हम बात करें कि तापमान कौन सी परत का कितना होता है, तो हम जानते हैं जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम भूपर्पटी कहते हैं, और उसके जो निचली परत होती है उसको हम प्रावार या मेंटल कहते हैं, और जो उससे निचली परत होती है उसको हम किरोड या फिर इंग्लिश में उसको हम कोर कहते हैं। 32 मीटर की गहराई पर पहुंचने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि हो जाती है। अगर हम इस प्रकार देखें तो जो हमारी किरोड है, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, उसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्रमाणित होने की उम्मीद की जाती है। अगर हम दाब की बात करें तो जो सबसे निचली परत है, जो सबसे आंतरिक परत है, वो सबसे नीचे होगी, उसके ऊपर प्रावार परत होगी और उसके ऊपर हमारी भूपर्पटी होगी। तो सबसे अधिक दाब जो होगा वो किरोड परत पर होगा। ऐसे समझ लीजिए ये हमारी किरोड है, ये हमारी मेंटल है और ये हमारी भूपर्पटी है। तो जो ये हमारी किरोड है इस पर इसका भी वजन है और इसका भी वजन है। जब इस पर वजन अर्थात द्रव्यमान बढ़ेगा तो दाब भी इसका सबसे अधिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर, आंतरिक भाग में प्रवेश करने पर जो हमारा दाब होता है उसका मान बढ़ता चला जाता है। बात करते हैं घनत्व की, तो दाब के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व औसत घनत्व माना जाता है वो 5.5 है, और जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह का जो है वो 2.7 है। अब आपका क्वेश्चन दिया हुआ है संक्षेप में पृथ्वी के आंतरिक भाग के तापमान, दाब और घनत्व की स्थितियों पर चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देखेंगे आगे चल करके। आंसर क्या है इसका, आप जो अभी हमने एक्सप्लेन किया उससे आप समझा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सिद्धांत। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के सिद्धांत हैं उनमें सबसे पहला सिद्धांत है एडवर्ड सुएस का सिद्धांत। एडवर्ड सुएस ने पृथ्वी की जो सतह है, जो पृथ्वी है, उसको 3 परतों में विभाजित किया। सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा, और उससे निचली परत को सीमा कहा, और उससे निचली परत को निफे इन्होंने कहा। सियाल Si फॉर सिलिकन और एल्यूमिनियम। इन्होंने कहा जो सियाल होती है उसका निर्माण सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। इसका घनत्व 2.9 है और ये मोटाई में 50 से 300 किलोमीटर तक परिवर्तित होती है।
अगली उसको इन्होंने कहा सीमा। सीमा का मतलब है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। Si4 सिलिका और मैग्नीशियम से इसका निर्माण हुआ है और जो इसकी मोटाई होती है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है और जो इसका घनत्व है वो 2.9 से 4.7 तक परिवर्तित हो सकता है। उससे अगली परत सीमा निफे होती है। निफे वो निकिल और लोहा अर्थात फेरियम। निकिल और फेरियम दो प्रमुख खनिज होते हैं और इसका जो घनत्व की बात करें तो जो निकिल होता है उसका घनत्व बहुत अधिक होता है और जो इसकी मोटाई होती है वो 6880 किलोमीटर तक हमारी होती है। जो अगला सिद्धांत है वान डेर ग्रेट का सिद्धांत। वान डेर ग्रेट ने क्या कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसकी 4 परतें होती हैं। जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम बाह्य स्याल कहते हैं। जो उससे नीचे की परत होती है उसको आंतरिक सिलिकेट प्रवार कहते हैं और जो उससे नीचे की परत होती है उसको हम मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों का क्षेत्र कहते हैं। उससे निचली परत को धात्विक केंद्रक हम कहते हैं। और जो बाह्य स्याल होती है इसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर होती है, अटलांटिक महासागर के नीचे 20 किलोमीटर होती है और प्रशांत महासागर के नीचे नहीं पाई जाती है। इसके घनत्व की अगर हम बात करें तो 2.75 से लेकर के 2.9 तक होता है और इसकी जो मोटाई होती है वो 60 से 1140 किलोमीटर तक होती है और इसका घनत्व 3.1 से लेकर 4.75 तक होता है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों का क्षेत्र। जो मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों का क्षेत्र होता है इसकी मोटाई 1140 से 2900 किलोमीटर तक होती है और इसका घनत्व 4.75 से 5.0 तक होता है। धात्विक केंद्र की जो मोटाई होती है वो 2900 से 6371 किलोमीटर तक होती है और इसका घनत्व 11 होता है। जो अगला सिद्धांत है वो है आर्थर होम्स का। आर्थर होम्स ने ये कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की 2 प्रमुख परतें होती हैं, एक तो ऊपरी परत और दूसरी निचली परत। जो ऊपरी परत है उसको हम भूपर्पटी कहते हैं और जो निचली परत है उसको हम अधः स्तर और इंग्लिश में सबस्ट्रेटम का नाम देते हैं। इन्होंने आंतरिक संरचना के 4 अभिलक्षणों को सीमांकित किया। पहला लक्षण यह है, उसको कहा तापीय स्थिति। और जो तापीय स्थिति होती है इसकी जो मोटाई होती है वो 20 किलोमीटर तक होती है या फिर इससे कम होती है। सतही भूकंपी तरंगें या फिर इनको हम एल तरंगे कह सकते हैं और इनकी जो मोटाई होती है वो 15 किलोमीटर अथवा इससे अधिक होती है। अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं वो 20 से 30 किलोमीटर तक हमारी होती हैं। सबसे गहरी भू अभिंतियों का अवतलन 20 किलोमीटर अथवा इससे अधिक। बोध प्रश्न नंबर 3 देखिए, विभिन्न सिद्धांतों की मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे और आप वहाँ नोट कर लेना। अभी आपको कुछ नोट नहीं करना, बस आपको समझना है। जो जो मैं बता रहा हूँ तो उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं भूकंप विज्ञान की। तो भूकंप विज्ञान को समझने से पहले हम भूकंपीय तरंगों की बात करेंगे। जो भूकंपीय तरंग होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो कायिक तरंगें और एक सतही तरंगें। इनको अभी हम देखेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, ये इस चित्र को समझने की कोशिश कीजिए। जो रेले तरंगें होती हैं वो ऊपर और नीचे गति करती हैं। ऊपर नीचे अर्थात ये वाली सतह जो ये ऊपर उठेगी, जैसे यहाँ देखिए ये नीचे दब गई, ये ऊपर उठ गई, ये नीचे दब गई, ये ऊपर उठ गई। तो जो रेले किरणें होती हैं वो ऊपर नीचे इस प्रकार गति करती हैं और जो हमारी लव तरंग होती हैं, इनका नाम लव तरंग है, अभी हम समझेंगे, वो इस प्रकार गति करती हैं।
ठीक। एक क्वेश्चन बोध प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, शब्द भूकंप विज्ञान को समझाइए। इसका उत्तर भी हम अभी देखेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसको हम 3 परतों में बांटेंगे। पहली परत भूपर्पटी होगी, दूसरी परत प्रवार होगी और तीसरी परत जो होगी उसका नाम किरोड होगा। उसके बाद बोध प्रश्न नंबर 5 आपका दिया हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की संक्षेप में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर भी हम लिखेंगे। उसके बाद जो सारांश है सारांश पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो अब हम जो हमने क्वेश्चन सारे भी बताए थे आपको, उन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका, शैल चक्र की संकल्पनाओं को समझाइए। शैल चक्र की संकल्पना को समझाइए। ये आपका बोध प्रश्न नंबर 1 है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, शैल चक्र का अर्थ विभिन्न शैल प्रकारों के निरंतर निर्माण और पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया से है। पृथ्वी की मध्य भीतरी परत अर्थात प्रवार से जब भूपर्पटी पर ज्वालामुखी उद्गार की घटना होती है तो लावा तथा मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा तथा लावा के ठोसीकरण के तुरंत पश्चात आग्नेय शैलों का गठन होता है। आग्नेय शैल क्षरण और अपरदन के कारकों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं। पवन और जल शैल के इन टुकड़ों को सागर और महासागरों में ले जाते हैं। फिर ये अंततः संचयन के बाद नए अवसादी और कायांतरित शैलों में रूपांतरित हो जाते हैं। और ये जो रूपांतरण होता है वो दाब और ताप की प्रक्रिया के कारण होता है। जो हमारा शैल चक्र है वो निरंतर दोहराने वाली प्रक्रिया होती है, अर्थात यह जिस प्रकार हमारा जल चक्र चलता रहता है उसी प्रकार हमारा शैल चक्र भी चलता रहता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बोध प्रश्न नंबर 2 है, संक्षेप में पृथ्वी के आंतरिक भाग के तापमान, दाब और घनत्व की स्थितियों पर चर्चा कीजिए। इसका उत्तर कॉपी पेन निकालिए और नोट कर लीजिए। तापमान है, तापमान जो है गहराई के बढ़ने के साथ साथ तापमान का मान भी बढ़ता है। औसतन पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। और जो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है जिसे हम किरोड कहते हैं, जो उसका तापमान है वो 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्रमाणित होने की उम्मीद की जाती है। अगर हम 48 किलोमीटर गहराई की बात करें तो 48 किलोमीटर पर 1200 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित होने की संभावना रहती है। अब आप थोड़ा सोचिए और गौर कीजिए, अगर हम 36 डिग्री सेल्सियस पर इतनी गर्मी महसूस करते हैं तो 1200 डिग्री सेल्सियस और 2000 डिग्री सेल्सियस पर कितनी गर्मी होगी। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करिए जल्दी से। दाब, ये नोट कर लीजिए। गहराई में वृद्धि के साथ साथ दाब में भी वृद्धि होती है। घनत्व की अगर हम बात करें तो औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व 5.5 है। मध्य परतों में घनत्व 4.3 पाया गया है। महाद्वीपीय शैलों अर्थात ऊपरी सतही परतों में ये 2.7 पाया गया है, जिसमें ग्रेनाइटी शैल एवं यानी सिलिका और एल्यूमिनियम होते हैं। बोध प्रश्न नंबर 3 जो इसमें दिया हुआ था वो है, विभिन्न सिद्धांतों की मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो जो सबसे पहला सिद्धांत है एडवर्ड स्वेस, इसको भी हमने एक्सप्लेन किया था। एडवर्ड
सुएज के जो अनुसार है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग की 3 परतें होती हैं। सबसे पहली परत जो सियाल है, आप इसको लिख सकते हैं, जो सियाल है उसका निर्माण सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से इन्होंने माना है, और इसकी मोटाई जो होती है वो 50 से 300 किलोमीटर तक होती है, और इसका औसत घनत्व 2.9 होता है। और जो हमारी सियाल है, इसी से ही हमारे जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों का निर्माण इसी परत से हुआ है। तो याद रखना है कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से इसका निर्माण हुआ है, और इसकी औसत मोटाई जो है 50 से 300 किलोमीटर तक है, और इसका जो घनत्व हो 2.9 है, और इसी से ही महाद्वीपों का निर्माण हमारा हुआ है। जो अगली परत है उसको सीमा कहा गया है। सीमा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, और जो सियाल के ठीक नीचे की स्थित परत होती है उसे हम सीमा कहते हैं। सीमा का जो घनत्व होता है वो 2.9 से 4.7 तक होता है, और इसमें कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम इत्यादि के सिलिकेट सम्मिलित होते हैं, और इसकी औसत मोटाई 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होती है। निफे, निकल प्लस आयरन, यह सीमा की मध्य परत के नीचे स्थित होती है। इसकी मोटाई 6880 किलोमीटर है। निकल की उपस्थिति के कारण इसका घनत्व अधिक होता है, तथा आयरन की उपस्थिति के कारण दृढ़ता, चुंबकत्व गुण प्रदर्शित होते हैं। तो जो हमारी निफे होती है उसकी मोटाई 6880 किलोमीटर है, और आयरन की उपस्थिति के कारण यह दृढ़ होती है, और इसका जो चुंबकत्व होता है वो ये 2 प्रकार के गुण प्रदर्शित होते हैं। जो अगला सिद्धांत था हमारा वो था वान डेर ग्रेट। इसको हमने एक्सप्लेन किया था। इन्होंने जो पृथ्वी की आंतरिक परत है उसको 4 भागों में, 4 परतों में विभाजित किया। तो आप इसको देख सकते हैं। पहली परत बाह्य सियाल, दूसरी आंतरिक सिलिकेट प्रवार, तीसरी मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों का क्षेत्र, और चौथी धात्विक केंद्रक। ये इनकी मोटाई दी हुई है, और इधर इनका घनत्व दिया हुआ है। इससे अगला सिद्धांत था आर्थर होम्स का। तो आर्थर होम्स ने क्या कहा था कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसकी 2 परतें होती हैं, एक ऊपरी परत होती है और दूसरी निचली परत होती है। ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, और निचली परत को हम अधः स्तर, सबस्ट्रेटम कहते हैं। और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उसके 4 अभिलक्षण होते हैं। पहला तापीय स्थिति, दूसरा सतही भूकंपीय तरंगे, तीसरा अनुदैर्घ्य तरंगे, और चौथा सबसे गहरी भू अभिंतियों का अवतलन। इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जो हमारी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है किरोड, उसमें मैग्मा और लावा की उपस्थिति है। मैग्मा और लावा का अत्यधिक तापमान है। अत्यधिक तापमान होने के कारण वह इधर उधर को उसका अत्यधिक तापमान अधिक होने के कारण उसका दाब अधिक होगा, और जब दाब अधिक होगा तो वो इधर उधर को गति करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार जब प्लेटें आपस में टकराती हैं लावा की गति के कारण, तो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। जो भूकंपीय तरंगें होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, एक कायिक तरंगें और दूसरा सतही तरंगें।
जो कायिक तरंगें होती हैं ये केवल आंतरिक भाग में गतिशील रहती हैं और ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक प्राथमिक, दूसरी द्वितीयक। जो प्राथमिक होती हैं उनको हम P से प्रदर्शित करते हैं और जो द्वितीयक होती हैं उनको हम S से प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक तरंगों की खूबी यह है कि ये जो है ये सबसे तेज गति से चलती हैं, जो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये मूल रूप से दबाव और खिंचाव प्रकार की तरंगें हैं जो तरंग गति की दिशा में गति करती हैं। तो याद रखेंगे, जो P प्रकार की गति होती है वो तरंग गति की दिशा में गति करती हैं और जो S प्रकार की तरंगें होती हैं ये तरंग गति के समकोण की दिशा में गति करती हैं। ये तरंग गति के समकोण की दिशा में कंपन उत्पन्न करती हैं तथा इनकी गति लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये बात हो गई हमारी कायिक तरंगों की। अगर हम बात करें सतही तरंगों की, तो इनके नाम से पता चल रहा है कि तरंगें जो होती हैं केवल पृथ्वी की सतह के बाह्य हिस्से पर गतिशील रहती हैं और ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक रेले और दूसरी लव। जो रेले तरंगें होती हैं इनमें ऊपर और नीचे गति होती है। ऊपर नीचे गति का मतलब ऐसे, ये गति ऐसे समझिए जैसे लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट ऊपर जाता है तो ऊपर को गति होगी और नीचे आता है तो नीचे की गति होगी। तो इनमें जो गति होती है वो ऊपर और नीचे गति होती है। जो लव तरंग होती हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करती हैं, इस प्रकार। तो आप इसको याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। अब आपका जो बोध प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ था कि शब्द भूकंप विज्ञान को समझाइए, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। भूकंप विज्ञान एक प्रकार का वैज्ञानिक प्रयास है या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कंपनों की सहायता से किया जाता है। इसमें पृथ्वी में कंपन और नाभिकीय विस्फोट दोनों ही सम्मिलित हैं। भूकंप लेखी यंत्रों को सिस्मोग्राफ कहते हैं। जो भूकंप लेखी यंत्र होते हैं भूकंप का अध्ययन करते हैं और उसका लेखा जोखा रखते हैं, उनको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उनका आंतरिक संरचना का अध्ययन अगर हम कंपनों के सहायता से करें तो उसको हम भूकंप विज्ञान हम कह सकते हैं। अब हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना, उसके बाद जो क्वेश्चन थे उनको हल करेंगे। तो भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 मुख्य परतों में विभाजित किया जा सकता है, एक भूपर्पटी, दूसरा पिरावार और तीसरा किरोट। भूपर्पटी को इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, पिरावार को मेंटल कहते हैं और किरोट को कोर कहते हैं। इन तीनों परतों को पहले आप इस फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये फिगर आपकी समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपकी समझ में सारी परतें आ जाएंगी। तो इस फिगर को समझाने की कोशिश करते हैं। जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपरी परत को हम भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी। और इसकी मोटाई जो होती है वो 30 किलोमीटर तक होती है। और ये आपकी भूपर्पटी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जो भूपर्पटी होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो ऊपरी भूपर्पटी और एक निचली भूपर्पटी। और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, इन दोनों की जो सीमा होती है जो इन दोनों को अलग करती है, ऊपरी भूपर्पटी को और निचली भूपर्पटी को, उसको हम कहते हैं कोनराइड अशांतता। इंग्लिश में हम इसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है
कि जो ऊपरी सतह होती है और जो निचली सतह होती है, इसका घनत्व, इन दोनों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है कोनराइड अशांतता, इसका घनत्व इन दोनों से अधिक होता है और इसमें इन दोनों से परिवर्तन होता है। उसके बाद जो हमारी ऊपरी पिरावार शुरू होती है, पिरावार शुरू होती है और पिरावार यहाँ से यहाँ तक आपकी है, ये वाला हिस्सा आपकी पिरावार है। लेकिन अब एक ऐसी सीमा होगी जो भूपरपट्टी को और पिरावार को अलग करेगी। तो जो ये वाली सीमा होती है जो भूपरपट्टी और पिरावार को अलग करती है, उसको हम कहते हैं मोहरोविसिक अशांतत्यता। इसको मोहरोविसिक अशांतत्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो खोज की थी वो मोहरोविसिक वैज्ञानिक ने 1909 में की थी। उसके बाद ही हमारी पिरावार शुरू हो जाती है और जो पिरावार की मोटाई होती है वो 2900 किलोमीटर तक होती है। और पिरावार भी दो प्रकार की होती है, एक तो ऊपरी पिरावार और निचली पिरावार। पिरावार को हम मेंटल कहते हैं, तो मेंटल अच्छा सा वर्ड लगता है तो ज़्यादातर हम यूज मेंटल ही करेंगे। जो ऊपरी पिरावार और निचली पिरावार के बीच की सीमा होती है उस सीमा को हम कहते हैं रेपिटी अशांतत्यता। उसके बाद जो हमारी अगली परत होती है वो किरोड होती है, ठीक। और जो किरोड और पिरावार को, मेंटल को अलग करती है, यहाँ एक सीमा होगी जो इसको अलग अलग करेगी। तो जो ये सीमा होती है इस सीमा को बोलते हैं हम गुटेनबर्ग अशांतत्यता। और जो हमारी किरोड होती है ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो बाह्य किरोड और एक आंतरिक किरोड। और बाह्य किरोड और आंतरिक किरोड को जो रेखा, जो क्षेत्र, जो सीमा अलग अलग करती है उस सीमा को हम कहते हैं लेहमैन अशांतत्यता। तो जो हमारी अशांतत्यताएं हैं वो दो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो भूपरपट्टी और पिरावार को पृथक करने वाली मोहरोविसिक अशांतत्यता, और दूसरी जो है हमारी वो पिरावार और मेंटल को पृथक करने वाली गुटेनबर्ग अशांतत्यता। तो इन दोनों की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है और क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है कि मोहरोविसिक अशांतत्यता क्या है और गुटेनबर्ग अशांतत्यता क्या है। तो आप इसका मोहरोविसिक अशांतत्यता का उत्तर दे सकते हैं कि पिरावार, भूपरपट्टी और पिरावार को पृथक करने वाला जो क्षेत्र होता है, जो सीमा होती है, उसको हम मोहरोविसिक अशांतत्यता कहते हैं। ये चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसी चित्र की सहायता से ही आपको सारी चीज़ें समझने में मदद। नोट करिए इसको। अब हमने यहाँ तीन परतें देखी हैं। पहली परत को भूपरपट्टी और पिरावार और किरोड। अब हम इन तीनों की डिटेल से चर्चा करते हैं। तो पहले हम भूपरपट्टी की चर्चा करेंगे। भूपरपट्टी तो हम जानते हैं जो भूपरपट्टी होती है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। और अगर हम बात करें IUGG के अनुसार, तो IUGG जो एक संस्था है उसके अनुसार जो है इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक मानी गई है, परंतु अन्य स्रोतों में इसकी औसत मोटाई 100 किलोमीटर तक मानी गई है। और इस परत को हम स्थलमंडल भी कहते हैं। और भूकंप तरंगों की गति, भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, एक ऊपरी भूपरपट्टी और दूसरा निचली भूपरपट्टी। ऊपरी भूपरपट्टी में पी तरंग की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है तथा निचली भूपरपट्टी में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पी तरंग क्या है तो हमने भी देखा था कि जो पी तरंगे हैं वो कायिक तरंगे हैं और प्राथमिक तरंगे होती हैं।
ऊपरी भूपर्पटी का औसत घनत्व 2.7 होता है और जो निचली भूपर्पटी होती है उसका घनत्व 3 होता है। और घनत्व में यह जो अंतर है, यह अंतर दबाव के कारण माना जाता है। ऊपरी भूपर्पटी तथा निचली भूपर्पटी के बीच घनत्व संबंधी यह अशांतत्यता कोनराड अशांतत्यता कहलाती है। भूपर्पटी का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्यूमीनियम से हुआ है, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। सियाल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण सिलिकॉन और एल्यूमीनियम से हुआ है। जो हमारी भूपर्पटी होती है इसके निर्माण में और भी तत्व शामिल होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ऑक्सीजन 46.60% होता है और सिलिकॉन 27.72% होता है। मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम 8.13% होता है। इसी प्रकार ये सारे मान होते हैं। अब हमने यहाँ पर एक बात कही थी कि ये अशांतत्यता कोनराड अशांतत्यता कहलाती है। कोनराड अशांतत्यता हम चित्र में देख लेते हैं, जो ऊपरी परत और निचली परत को पृथक करने वाली सीमा होती है। इसी को हम कोनराड अशांतत्यता का खिताब देते हैं। इसके बाद हमारी अगली परत है पिरावार। पिरावार को हम इंग्लिश में मेंटल कहते हैं और यह निचली भूपर्पटी के आधार पर, जो हमारी निचली भूपर्पटी थी, निचली भूपर्पटी कहाँ है हमारी? ये वाली हमारी निचली भूपर्पटी। तो जो इसका ये वाला आधार है, इस पर क्या होता है देखते हैं। तो निचली भूपर्पटी के आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है तथा यह बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। इस कारण निचली भूपर्पटी और पिरावार के मध्य एक अशांतत्यता या असंबद्धता का निर्माण हो जाता है। इस अशांतत्यता को मोहोविसिक अशांतत्यता या मोहो अशांतत्यता कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज 1909 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक ए मोहोरोविसिक ने की थी। मोहोविसिक अशांतत्यता चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाती है। मोहो अशांतत्यता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई को पिरावार कहते हैं। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि पहले तो ये समझेंगे कि हम मोहोरोविसिक अशांतत्यता क्या है। तो ये हमारा चित्र है। यहाँ पर तरंगों की जो निचली परत है, भूपर्पटी की निचली परत है, यहाँ पर तरंगों की में वृद्धि हो जाएगी, तरंगों की गति में। तरंगों की गति में वृद्धि होने के कारण ये संक्रमण क्षेत्र जो बनेगा, इसी को हम कहते हैं मोहोरोविसिक सांद्रता। और यह पिरावार और भूपर्पटी को अलग अलग करता है। और जो इसके बाद 2900 किलोमीटर की गहराई को पिरावार कहते हैं। पिरावार का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% है। तो याद रखेंगे, अगर हम पिरावार का आयतन निकालने लगे तो जो हमारी सारी पृथ्वी है उसका 83% है और जो द्रव्यमान है वो 68% है। जो इसका निर्माण हुआ है वो सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए हम इसको सीमा भी कहते हैं। और IUGG ने पिरावार को पुनः 3 भागों में बांटा है। IUGG हम आपको दिखाएंगे क्या है अभी। जो पहली है मोहो अशांतत्यता से 200 किलोमीटर गहराई तक, दूसरी जो है 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई तक, और तीसरा 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। जो ऊपरी मेंटल होती है, जो मेंटल तो आप समझ रहे हैं, हम पिरावार की बात कर रहे हैं, उसमें 100 से 200 मीटर की अगर हम बात करें तो उसमें भूकंपीय लहरों की गति मंद होती है, अर्थात 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसलिए इस भाग को निम्न गति का मंडल, जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहा जाता है। ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के बीच घनत्व संबंधी यह असंबद्धता, यह अशांतत्यता
रेपेटी अशांतत्यता कहलाती है। तो फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। ये रहा, जो ऊपरी परत और निचली परत को, ये जो सीमा होती है जो इन दोनों को अलग अलग करती है, उस सीमा को क्या कहा गया? रेपेटी अशांतत्यता कहते हैं। ऊपरी प्रवार के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। जो हमारी प्रवार है, ये मान लो प्रवार थी, और इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसको हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दुर्बलता मंडल हम किसे कहते हैं? तो जो ऊपरी प्रवार का सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली ज्वालामुखी के मैग्मा की आपूर्ति करता है। जो पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी के कारण मैग्मा आता है वो यहीं से आता है। अब जो दुर्बलता मंडल पर स्थल मंडल उत्प्लावित है, क्योंकि दुर्बलता मंडल का घनत्व 4.5 सेंटीमीटर तक प्राप्त होता है। इस क्षेत्र को निम्न गति क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भूकंपीय तरंगों में मंदन उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर एक बात कही गई ये वाली कि जो दुर्बलता मंडल है उस पर स्थल मंडल तैर रहा है। तो इस पर तैरने का अर्थ क्या है? इस पर तैरने का अर्थ ये है कि जो हमारा स्थल मंडल है, स्थल मंडल का जो घनत्व होता है वो 3.09 होता है, और जो दुर्बलता मंडल है उसका घनत्व 4.5 होता है। आपने पानी में देखा होगा, अगर हम पानी में पत्थर डाल दें तो पानी में पत्थर डालने पर डूब जाता है। अगर हम पानी में एक कागज़ डाल दें, कागज़ का टुकड़ा डाल दें तो वो नहीं डूबता। या फिर हम कोई लकड़ी डाल दें तो लकड़ी नहीं, पानी में नहीं डूबती। तो इसका अर्थ ये है कि जिसका घनत्व पानी से अधिक होगा वो चीज़ तो पानी में डूब जाएगी, और जिसका घनत्व पानी से कम होगा वह चीज़ पानी में नहीं डूबेगी। तो इसी प्रकार स्थल मंडल का घनत्व दुर्बलता मंडल से कम होता है, इसलिए यह इस स्थल मंडल को दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरता हुआ कहा गया है। अब हम बात करते हैं किरोड की। तो आप जानते हैं जो किरोड है वो सबसे निचली परत है, सबसे आंतरिक परत है, और ये निचली ठीक। और अब होता क्या है, जो निचली मेंटल होती है, निचली मेंटल क्या है, फिर चित्र की तरफ रवाना होते हैं, हम चित्र देखते हैं। ये आपकी निचली मेंटल है, निचली मेंटल अर्थात निचली प्रवार, जो इसका ये वाला आधार है। अब इस आधार में क्या होगा, और इस आधार में परिवर्तन के कारण किसका निर्माण होगा? गुटेनबर्ग अशांतत्यता का निर्माण होगा। तो देखते हैं, निचली मेंटल के आधार पर पी तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है। ये क्या लिखा हुआ है? गति। तथा यह बढ़कर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। होगा क्या, जो निचली सतह होगी उसमें जो पी तरंगे होती हैं, पी तरंगे क्या हैं? प्राथमिक तरंगे हैं और कायिक तरंगों का एक उपभाग है, जिस कारण एक प्रकार की अशांतत्यता या असंबद्धता का निर्माण होता है, जिसे गुटेनबर्ग अशांतत्यता कहते हैं। यह अशांतत्यता चट्टानों के घनत्व में होने वाले परिवर्तन 5.5 से 10 को प्रदर्शित करती है। अब यह अशांतत्यता किस चीज़ को प्रदर्शित करेगी? चट्टानों में होने वाले परिवर्तन को। जो गुटेनबर्ग अशांतत्यता होती है उससे लेकर 6371 किलोमीटर तक की गहराई के भाग को किरोड कहते हैं। 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर के भाग को बाह्य किरोड कहते हैं या बाह्य अंतरम कहते हैं, तथा 5150 से 6371 किलोमीटर के भाग को आंतरिक किरोड या फिर आंतरिक अंतरम कहते हैं। इस बात का अर्थ क्या है, जो हमारी किरोड होती है उसको भी हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो बाह्य किरोड और दूसरी आंतरिक किरोड। और बाह्य किरोड की जो मोटाई होती है वो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक होती है, और जो आंतरिक किरोड होती है उसकी मोटाई 51 से 50 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक होती है।
तथा इनके बीच की सीमा लेहमैन अशांतत्यता कहलाती है। लेहमैन अशांतत्यता क्या है? जो ऊपरी परावार और निचली परावार, ऊपरी किरोड़ और निचली किरोड़ को पृथक करती है। देख चलते हैं चित्र में और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये रही, ये बाह्य किरोड़ है और ये आंतरिक किरोड़ है। जो बाह्य किरोड़ और आंतरिक किरोड़ को अलग अलग करने वाली सीमा होगी उसी को हम लेहमैन अशांतत्यता का नाम देते हैं। तो हम बात करते हैं जो किरोड़ की सबसे ऊपरी भाग होता है उसका जो घनत्व है वो 10 होता है और अंदर जाने पर यह 12 से 13 तथा सबसे आंतरिक भागों में 13.6 हो जाता है। पता चला कि अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो घनत्व हमारा बढ़ता जाएगा। इस प्रकार किरोड़ का घनत्व मेंटल के घनत्व के 2 गुने से भी अधिक होता है। तो जो हमारी मेंटल होती है, जो प्रवार होती है, उसके भी 2 गुने से अधिक होता है। बाह्य किरोड़ में ऐसे तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती और जब ऐसे तरंगें प्रवेश नहीं करेंगी तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि जो बाह्य परत है वो तरल अवस्था में हमारी होगी और जो पी तरंगें होती हैं, पी तरंगों की गति होती है 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाती है, अर्थात घट जाती है। जो अत्यधिक तापमान के कारण किरोड़ पिघली हुई अवस्था में रहना चाहिए। हम जानते हैं कि जब किरोड़ का तापमान इतना अधिक है कि 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो जो यहाँ पर परत है, जो यहाँ पर खनिज है वो क्या होने चाहिए? वो तरल अवस्था में होने चाहिए, पिघली हुई अवस्था में होने चाहिए। परंतु यहाँ पर हम जानते हैं कि दाब क्या होता है? अत्यधिक दाब होता है। तो अत्यधिक दाब के कारण यह तरल या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। ठीक है। और जो किरोड़ का आयतन हम बात करें तो पूरी पृथ्वी का 16% है और द्रव्यमान की बात करें तो 32% होता है। इसे निफे भी कहते हैं। निफे हम इसलिए कहते हैं कि इसमें सिलिकॉन की मात्रा 20% है और निकल और लोहे की मात्रा जो है वो 80% है। अब आपका प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को स्वयं करेंगे और शॉर्ट में आपको करना है। हमने जो एक्सप्लेन किया है ये लॉन्ग में क्या है, आपको करना क्या है? आप यहाँ पर लिखेंगे कि पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहली परत भूपर्पटी, दूसरी परत पिरावार और तीसरी परत किरोड़ या फिर कोर। उसके बाद आप भूपर्पटी के बारे में 3 लाइन लिख देंगे। 3 लाइन लिखना क्या है कि जो भूपर्पटी होती है, भूपर्पटी का घनत्व इतना होता है, भूपर्पटी का तापमान इतना होता है और भूपर्पटी 2 प्रकार की होती है तथा भूपर्पटी में भूकंपीय तरंगों की गति इतनी होती है। ये बातें लिख देंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे पिरावार और पिरावार में भी आप यही लिख देंगे पिरावार का घनत्व, पिरावार की मोटाई और पिरावार का जो यहाँ पर भूकंपीय तरंगों की गति होती है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे किरोड़ या फिर कोर और उसके बारे में भी आप 3 या 4 लाइनें लिख देंगे। तो आप इसका उत्तर संक्षिप्त में दे सकते हैं। संक्षिप्त का मतलब होता है मतलब कम लफ्ज़ों में, कम शब्दों में उसका उत्तर दीजिए। अब अंत में जो कुछ प्रश्न दिए हुए होते हैं उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित मौलिक संकल्पनाओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो संक्षेप में व्याख्या का अर्थ है कि शॉर्ट में आपको बताना है। तो हमने बिल्कुल वीडियो के शुरू में ही देखा था कि मौलिक अवधारणाएं क्या हैं। आप वहां से इसका उत्तर आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं है, आप पहले हेडिंग डालेंगे कि पृथ्वी ठोस भूखंड के रूप में और 2 लाइन लिख देंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कि पृथ्वी की जो शैल चक्र है, शैल चक्र के बारे में आप लिख देंगे और उसके बाद आप जो पृथ्वी के प्रमुख आंतरिक संरचना से संबंधित प्रमुख सिद्धांत हैं उनको 2-2 लाइन में आप कंप्लीट करके इसका उत्तर आप लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की प्रवार परत से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है प्रवार, उसको हमने यहाँ पर डिटेल से उसकी चर्चा की है। आप इसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। ये रही प्रवार। जो प्रवार होती है, यहाँ से उत्तर आप इसका शुरू करेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक प्रवार का पूरा वर्णन आप कर देंगे यहाँ तक। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में किसी एक सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो हमने यहाँ पर 3 सिद्धांत देखे थे, तो उनमें से आप किसी एक सिद्धांत का वर्णन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि हमने कौन कौन से 3 सिद्धांत यहाँ पर देखे हैं। तो जो सबसे पहला सिद्धांत हमने देखा था उसका नाम है ये एडवर्ड सुएस का सिद्धांत। तो इसकी हमने चर्चा यहाँ से शुरू की थी और यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया था यहाँ पर। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर आप स्टार बना लीजिए। ये जो सिद्धांत है एडवर्ड सुएस का, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आप इसको तो याद ही कर लें और वेरी सिंपल है। पहली परत सियाल, दूसरी परत सीमा और तीसरी परत निफे। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसके जो अंत में कुछ प्रश्न दिए हुए होते हैं उनको हमने सोल्व कर लिया। ये हमारे सारे प्रश्न हो गए, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया और जो हमारे बहुत प्रश्न दिए हुए होते हैं वो भी हमने हल कर लिए। अब हम इस यूनिट का सारांश देख लेते हैं। सारांश तो आपको प्रत्येक चैप्टर का देखना चाहिए और जब हम इस खंड को कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक वीडियो केवल सारांश के ऊपर ही बनाएंगे, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, आपने मौलिक संकल्पनाओं जैसे पृथ्वी एक ठोस पिंड के रूप में, पृथ्वी के आंतरिक भाग, शैल चक्र, भूकंप विज्ञान और विशिष्ट परतों के साथ ही असांतत्यताओं और विशिष्टताओं इत्यादि के विषय में भी पढ़ा है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा था, पृथ्वी का आंतरिक भाग देखा था। आंतरिक भाग की 3 परतें थी। पहली परत भूपरपटी, दूसरी परत प्रवार और तीसरी परत क्या थी, क्रोड थी। और शैल चक्र हमने देखा था, भूकंप विज्ञान हमने देखा था और इसके साथ साथ हमने भूकंपीय तरंगें भी देखी थी और हमने असांतत्यताएं देखी थी। इस चैप्टर में हमने प्रमुख असांतत्यताओं जैसे मोहरोविसिक असांतत्यता, भूपरपटी और प्रवार के बीच तब विचर्ट गुटेनबर्ग असांतत्यता, निचले प्रवार और क्रोड के ऊपरी भागों के बीच की सीमा को प्रदर्शित करती हैं। तो हमने ये भी देखी थी। हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो थी उसके में सिद्धांत देखे थे। पहला सिद्धांत सुएस का था, दूसरा सिद्धांत वी डी ग्रेट का था और तीसरा सिद्धांत ए होम्स का सिद्धांत हमने देखा था। और हमने वायुमंडलीय तथा अन्य परिवर्तनों जैसे तापमान, दाब और घनत्व की चर्चा भी की थी। तो तापमान जो होता है प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और दाब जो होता है वो गहराई के साथ साथ बढ़ता है और घनत्व जो होता है वो भी गहराई के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पहले एक बार इस वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद जो हमने नोट्स बनाए हैं उन नोट्सों को नोट कीजिए और फिर एक बार चैप्टर को पढ़ कर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आपको इस चैप्टर को पढ़ते हुए मज़ा आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी और अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।